नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब वो इंतजार जो है आपका वो खत्म हो चुका है, जिसके लिए आपने एक क्लिप देखी इनका 498 डे क्रैश करते हुए। और यही वे व्यक्ति हैं जिनके मदर फादर ने भी हिम्मत दिखाई और इंटरव्यू दिया और आप लोगों को मोटिवेट भी किया। और इस वजह से आपको जो है आज इनसे मिलने का भी मौका मिल रहा है कि ये लोग हमेशा से चाहते थे कि हमारी स्टोरी, हमारी जो भी कहानी है वो लोगों के सामने आए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत हो, कितनी बड़ी मुश्किल हो, कितनी बड़ी समस्या हो, आपको रिजल्ट्स तो अपने पक्ष में ही आएंगे। और अपने पक्ष में लेने की वजह से ही रिजल्ट्स जो है वो आपके हिसाब से आते हैं। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। नॉलेज अगर आपके पास है तो ये सब कुछ आपके पास अपने आप आता चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े 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 करके जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे आपको फायदा होता जाता है। परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं, और जब परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं तो उनकी वजह से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी टूट जाता है। और वही वक्त होता है कि तब आपको एक बार थोड़ा सा खड़ा होने की हिम्मत दिखानी होती है। परिस्थितियां चेंज होने लगती हैं, माहौल बदलने लगता है, हवाएं आपके हिसाब से बहने लगती हैं। जिन शख्सियत से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं, उनकी जो खासियत है वो आज आप सुनकर ना केवल इस बात से खुश होंगे कि वो आपके जैसे एक इंसान है, उनको भी लीगल के बारे में कुछ नहीं पता था और काफी हद तक दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी थी। अपनी फैमिली से लेकर सब तरह की जिम्मेदारी थी, केसेस की जिम्मेदारी थी, और ऐसे ही कई परेशानियां भी खड़ी की गई, क्या पुलिस के द्वारा, क्या किसी लीगल एस्पेक्ट में किसी लीगल आदमी द्वारा। मगर धीरे धीरे करके, और ये भी धीरे इतना नहीं था, 1 डेढ़ साल के टाइम में ही ये बहुत जल्दी अपने सारे रिजल्ट्स के ना केवल नजदीक पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनमें से काफी रिजल्ट्स पा चुके हैं। और सारी बात जो है मैं सिर्फ इशारों में ही कहूंगा एक इंट्रोडक्शन में, मगर आपको इनसे ही जानना चाहिए कि ये पूरी कहानी कैसे चली, इन्होंने उसके अंदर कैसे अपनी भूमिका बनाई और फिर उस भूमिका से कैसे रिजल्ट निकाले। इनका अपना जो रोल था उसके अंदर कितना छोटा था और किरदार बाद में जाके कितना बड़ा बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, और ये क्यों चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे? इसलिए कि जो इन्होंने सहा है, जो तकलीफ इनकी फैमिली ने देखी है, वही सब आपको, आपकी फैमिली को अभी देखना पड़ रहा होगा या देखने वाले होंगे। और आप भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, रोल मॉडल ढूंढ रहे होंगे। देखिए, मुझे सुनना एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये आदमी टेक्निकली साउंड है, इसको बहुत कुछ पता है, ये सबको बता ही रहा है। पर जब आपको लगता है आपके जैसा ही भीड़ में से निकलकर इन सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा है और क्या उसका रिजल्ट निकलता है, कई बार हम पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है जब हम अपना इंडिविजुअल सोलो आपको सॉल्यूशन मेकिंग का एक पूरा का पूरा वीडियो बनाकर देते हैं, तो आप सोचते हैं आप बात कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा आदमी है, आपका कोई ऐसा व्यक्ति है, कोर्स होल्डर है जो ऐसे रिजल्ट्स निकाल भी रहा है। तो इसीलिए अब एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, और ये शायद मैं काफी अपने वीडियोस में पिछले 1-2 महीने में कह भी रहा था। जो लॉन्ग वीडियोस थे उनमें मैंने बहुत बार कहा था, आपको जो शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो इनकी स्टोरी होती है, इन जैसे लोगों की स्टोरी होती है, और उनके अंदर से ही जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसी के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर हम आपको आए दिन शॉर्ट्स बनाकर देते हैं या फिर अपने वीडियोस में वो कंटेंट देते हैं। तो मैं ज्यादा समय आपको समझाने से बेटर है कि एक हिम्मत वाले आदमी ने, जिसने पूरे की पूरे मुसीबत को, पूरे प्रशासन को, पूरी पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दिया उनकी गलत कर गुजारियों की वजह से, उनके गलत इंटेंशन के पीछे जो उनका एक करप्शन था उसके अगेंस्ट गए, और हर छोटी छोटी बात को माना, सुना, समझा और रिजल्ट निकाला। ये है हमारे साथ, और मैं इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू देना चाहूंगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपके पास में आपसे मिलने यहाँ अवेलेबल हूँ। मैं एक बहुत ज़्यादा आम आदमी हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो सिर्फ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लीगल के बारे में मैं कुछ उतना नहीं जानता जितना मैंने आपसे सीखा, और आज आपके बाजू में बैठा हूँ। ये इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू। नहीं, वो देखिए क्या है, ऑनर तो हर आदमी को हम देना चाहते हैं। आपको भी पता है, जो कोर्स होल्डर्स होते हैं उन सबको ऑनर देते हैं। हम ये चाहते हैं
कि आप हमारे पास बैठे या इससे भी ज्यादा आगे जाएं, वो जरूरी है। और जैसे मैं आपको पिछले काफी दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे आप सबके लोगों के केसेस से मिसाल पैदा करनी है, एक मिसाल खड़ी करनी है कि हाँ, सब कुछ संभव है, गलत नहीं हो सकता, कानून अच्छा है, कानून की परिभाषा अच्छी है, सिर्फ उसका मैनिपुलेशन गलत किया जा रहा है। और यही चीज आप भी मानते हैं? बिल्कुल सर, कानून में जो भी लिखा है, अगर उसको सिंपली वर्ड बाय वर्ड अगर फॉलो कर लिया जाए तो प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए, आपको, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर हम उसको बाय रीडिंग, बाय एनालिसिस समझें तो बहुत क्लियर चीजें कानून ने डिफाइन की हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ना तो प्रशासन, ना ही पुलिस, ना ही कई बार आपके लॉयर साहब इसको फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप कोशिश भी करें उनको समझाने की कि भाई आप इस पे कम से कम कानून की डेफिनेशन तो समझिए और कानून के हिसाब से बताइए, लेकिन वो उतना भी नहीं करना चाहते। अच्छा, ये सब आपने भी फेस किया? बिल्कुल सर, ये शायद हर व्यक्ति फेस कर रहा है जो कि जुडिशरी में के पास में अपनी कोई पिटिशन लेके जाता है और जुडिशरी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ पाती, ड्यू टू लॉयर्स, ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। ठीक है। सोशल प्रेशर भी होता है कई बार। सबसे पहला सवाल मैं जनरली सबसे ही पूछता हूँ, आपके पापा से भी पूछा था, पापा जी जब आप क्या आए थे, आंटी जी से पूछा था, वही सवाल आपसे भी पूछता हूँ और मैं हर कोर्स होल्डर जो यहाँ इंटरव्यू देने आता है उनसे भी पूछता हूँ, आप लीगल से कैसे जुड़े, सबसे पहले ये बताइए। सर, लीगल से तो एक्चुअली मैं नहीं जुड़ा। बहुत अच्छा। मेरे जो फादर हैं उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें स्टडी की, पढ़ रहे थे, सुन के समझ रहे थे कि जब जो फैक्टर्स हैं जो जिनके बेसिस पे हमें परेशान किया जा रहा है उससे हम बाहर कैसे आए लीगली, और उसी कारण से हम आप तक पहुंचे। ठीक है, तो मतलब आपके फादर पहले कनेक्ट हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका लीगल में मैं खुलासा कर देता हूँ कि कोई विश्वास नहीं था शुरुआत में सर, आपको, सब ढकोसलेबाजी। हाँ, मतलब एक्चुअली पापा इसको फैक्टर वाइज समझें तो जो मैं फेस कर रहा था, कोई लॉ की बात तो कर नहीं रहा था, लॉ के अलावा सब चीजों की बात हो रही थी, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा लॉयर्स या आप जैसे किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं होता था। आप पहले से इतना सब कुछ भुगत चुके थे कि वो इन्फ्लुएंस आपके दिमाग में था कि क्या बात करूं, अब ये भी वही होंगे। एग्जैक्टली, मतलब घूम फिर के हम वहीं पहुंचेंगे, नहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, और आप मेरे सबसे बड़े क्रिटिसाइजर भी रहे हो। जी, मैंने सिर्फ आपका नहीं, मैं हर उस तरीके का क्रिटिसाइजर रहा हूं जो कि ये मानता है कि भाई ये ऐसे ही चलता है और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था जब आपने मुझे पलट के जवाब दिया था? सर, बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें जब आप कोर्ट के बाहर खड़े थे सेक्शन 9 कोर्ट के बाहर जब मैं खड़ा था सेक्शन 10 में, तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि सर, इस तरह से कौन बहस करता है जज से। मैंने कहा था कि जज से जाके ये बात करो। हाँ बिल्कुल, आपने कहा था कि जज को जाके एक्सप्लेन करो, आप बहस करो, आर्ग्यूमेंट करो। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल था सर कि ऐसे कौन आर्ग्यूमेंट करता है। मतलब हम तो यही कहते हैं कि भाई आप कोर्ट में बहस करने जाते हो तो बहस ही करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको उस टाइम वो प्रैक्टिकल बात नहीं लगी? उस टाइम पे सर एक्चुअली माइंड इतना नैरो माइंडेड हो जाता है कि इंसान कुछ सोच रहा होता है कि वो अपने पिटिशन लेके गया है और इंस्टेड कि कोई उसकी पिटिशन सुने और उसको एक वर्डिक्ट तक पहुंचे, उसको टरका दिया जाता है। मतलब उसको ऐसे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, मतलब इस चीज जो को कि लॉ में नहीं होते। इस चीज को हम ये मान सकते हैं कि हमारे बीच में पहले कम्युनिकेशन गैप था और आपने उसी इन्फ्लुएंस को वहां स्टैब्लिश कर रखा था कि जो आपसे पहले बुरे एक्सपीरियंसेस हुए तो आपको लगता था वही एक्सपीरियंस यहाँ नहीं आया, तो मैं क्या कोशिश करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब उससे बेटर सोल्यूशन मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कहाँ जाया जाए। ठीक है, जब आपको फिर यहाँ कॉन्फिडेंस पहली बार कब आया कि अगर इनके हिसाब से कुछ करना हो तो शायद रिजल्ट्स आ सकते हैं? सर, सबसे पहले ना हमने ना आपने जिस तरह से एनालाइज करके हमें ना सेक्शन 9 को समझाया और सेक्शन 9 की जो बारीकियां थी वो एक्सप्लेन की कि
आपको फोकस जो है वो बाय वर्ड पे नहीं करना है, उनके उसके एसेंस पे जाना है। हम उसके एसेंस तक पहुंचे तो एक्चुअली हमें समझ में आया कि हमने एचएमए का जो केस किया है वो कितना पावरफुल है, जबकि बाकी सबके माइंडसेट के हिसाब से वो कुछ वैल्यू रखता नहीं है। सेक्शन 9 कोई वैल्यू नहीं रखता। हाँ, मतलब एक्चुअली हमारा सेक्शन 9 या सेक्शन 10 से कोई बहुत ज्यादा मतलब इंटरेक्शन था नहीं। हम व्हाट वी वांटेड वाज कि मतलब रेस्टिट्यूशन, दैट्स इट। और रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9 में डिफाइंड है। अब आपको वेपन लगता है? सर एक्चुअली अगर आपको फैमिली बचानी हो तो उससे बड़ा वेपन क्या हो सकता है, लेकिन फैमिली बचाना ही आपकी जो प्रयास है वो इतना बड़ा एस्पेक्ट है हिंदुइज्म में या एक इंडियन लाइफस्टाइल या इंडियन कल्चर में, जो कि आप जिससे पीछे नहीं हट सकते। बहुत अच्छी बात है। तो उससे बेटर क्या हो सकता है? ये एक्सप्लेनेशन जब हम एडवोकेट्स को देते थे तो उनका ऐसा मानना होता था कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। व्हाट जज कैन डू इज कि ही कैन आस्क यू कि भाई आपको मैं अगर डिग्री दे भी दूं और डिग्री का आप करोगे क्या? मतलब इस तरह के बहाने बनाकर भगाया जाता था जुडिशरी से। मतलब जो कोर्ट में कोर्ट ऑफिसर्स होते थे वो भी यही बोलते थे कि सेक्शन 9 की कोई वैल्यू नहीं, आप फालतू केस लड़ रहे हैं यहाँ पे आके, अपना और जुडिशरी दोनों का समय व्यर्थ करने के अलावा आप कुछ कर नहीं रहे। मैं बहुत सारी डिटेल्स में जाऊंगा। अभी एक रिसेंट आपके साथ सेक्शन 9 के लिए आपकी वाइफ को कमेंट किया गया एक कोर्ट ऑफिसर द्वारा कि इन्होंने सेक्शन 9 लगा रखा है। सर जब भी मैं सेक्शन 9 में जाता हूँ हर बार कोर्ट एक ही चीज पे हाई कोर्ट्स में फोकस करती है। हमारे पास पूछने के लिए आपसे कोई सवाल नहीं, आपने सेक्शन 9 लगाया है, सारे सवाल एक्चुअली मेरी वाइफ की तरफ ही जाते हैं। सिर्फ एक सेक्शन 9 की वजह से? सिर्फ एक सेक्शन 9 की वजह से। तो आप एक बात समझिए कि रेस्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है और इसको किस तरह से लीगली डिफेम किया जा रहा है कोर्ट्स के अंदर, इसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये इतनी पावरफुल और स्ट्रांग चीज है कि आप सोचिए, आपको किसी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देना है अगर आप सेक्शन 9 के हिसाब से अपने केस को लड़ रहे हैं। और अगर सेक्शन 9 की डिग्री हुई है नहीं हुई है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सेक्शन 9 लगा रखा है, आप सब बातों का जवाब दे चुके, यानी आप बिल्कुल पाक साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये कोर्ट्स मानते हैं। कौन से कोर्ट्स मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये इस पूरे आगे के इनके नरेशन का हिस्सा रहेगा। मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, कोई चीज मामूली नहीं होती। आपके देखने का नजरिया मामूली हो सकता है, चीज मामूली नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ राहुल जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब इस एक्सप्लेनेशन को आप इस तरह से समझिए सर कि जहां पे भी मैं गया हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली। वहां पे भी जुडिशियल ऑफिसर्स ने सेक्शन 9 बहुत पावरफुल। और ये टूल, मतलब सॉरी वर्ड गलत हो गया, टूल, ये टूल नहीं है सर। एक्चुअली दिस इज वेरी पावरफुल इंटेंशन जो आपके इंटेंशन को सामने रखती है और एक इंडियन कल्चर की वैल्यूज को बढ़ावा देती है। जो सेक्शन जो अपना आर्टिकल 51A कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी प्रमोट करती है पूरी तरह। वेरी गुड। बेसिकली पूरी तरह से एक इंडियन कॉन्सेप्ट है ये। और मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री में ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है या बिलीफ होती है। जिस तरह से आप समझा रहे हो ना, मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। आप ही का एक्सप्लेनेशन है सर, मतलब कितने आपने इसको जहां तक मुझे जो एक्सप्लेन किया है, ये सब आप ही का एक्सप्लेनेशन है सर। मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ यहाँ पर। हमारे लिए बहुत अच्छा फील होता है ना कि आप लोग परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता है, मैं पर्सनल भी कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारी छाती बहुत चौड़ी हो जाती है कि आपने केस जीता, आप इस चीज को डिलीवर कर पा रहे हैं, वो डिलीवरेबल बन पा रहा है, जिस चीज पे लोग क्वेश्चन करते हैं। राहुल जी, ये तो एक बात हुई। लीगल ईगल ने आपकी लाइफ में क्या बड़ा रोल प्ले किया या छोटा रोल प्ले किया, या आपको लाइफ में कोई चेंज फील कराया? कानून की परिभाषाएं तो आपने समझाई कि थोड़ा मेरा नजरिया चेंज हुआ, और आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताइए कि लीगल आपके लिए क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल, लीगल ने मुझे एक चीज बताई कि कोई भी चीज जो भी आप करें वो एकदम दिल से करें, कहने के लिए कोई काम ना करें। मतलब
शो ऑफ करने या सिर्फ करना है, इस तरह से कोई काम नहीं करना है हमने। हमने जो काम करना है वो ग्राउंड लेवल पे जाके एकदम नींव पे, एकदम 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 कोर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अच्छा। जब हम किसी भी अपने केस में जाते थे या किसी भी एक्सप्लेनेशन में जाते थे कि भाई हमें जाना है, आज हमारी डेट है, उससे पहले उस बारे में पूरी चीज एक्सप्लेन करना कि आपको क्या करना चाहिए, आपने अपनी पिटीशन पढ़ी क्या, पिटीशन के हिसाब से वहां पे आप क्या बोलना चाहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशंस की अब आप लीगल टर्म्स में कैसे बोलेंगे। जनरली तो आपने पिटीशन पढ़ लिया, आपने अपने हिसाब से बोल दिया स्टोरी जो होती है। हाँ, लेकिन आपको उसको लीगल टर्म्स में किस तरह से जज तक कन्वे करना है, ये सब एस्पेक्ट्स आपने बताए हमें। ठीक है। बेसिकली एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन तक जाना और सिर्फ उस चीज पे फोकस नहीं करना जो कि एक्ट है, एक्ट के एडिशनल पॉइंट्स पे जाना। अब हमने एक्ट के सिर्फ सेक्शन 9 पे काम नहीं किया जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का है, हमने फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 9 पे भी काम किया, हमने फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 13 पे काम किया, 14 पे काम किया। मतलब एक्चुअली हमने सिर्फ एक्ट पे काम नहीं किया, हमने सीपीसी लाया जो कि एक सिविल प्रोसीजर कोड है, हमने लाया फैमिली कोर्ट्स एक्ट, और सबको एक कंबाइंड एक्सप्लेनेशन देके हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्ट्स के साथ में एनालिसिस करके हमें समझाई एक पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पे जाके केस फाइट करने को आपने मोटिवेट किया। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लीगल के अलावा किसी ने नहीं बताया था। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ना आपके साथ है ना हम लोग कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं? बिल्कुल सर। जिद कई बार दो टाइप की होती है सर। मतलब एक तो होती है कि आप नेगेटिविटी की ओर मूव कर रहे हैं, एक अनकॉन्शियस जिद होती है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ ढकेला जा रहा है, आपको पता नहीं है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा करना है जो कि जरूरी है, जो कि एज अ मेंटर आपको मालूम है, लेकिन एज अ लिटिगेंट मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे फैक्टर्स में आप बिल्कुल जिद करते हैं, और वो कई बार जब फ्रूटफुल होती है तो बहुत शायद आपके लिए उतना बेटर फील नहीं करते होंगे, आप क्या फील करते होंगे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर। मतलब वो जब एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होके आती है, उसका जब आउटकम्स आते हैं, तो इट इज ऑलवेज ग्रेट। चैलेंजेस आए आपको केसेस में आपके? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया वो था कि नॉन कोऑपरेशन, जो कि कोई भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं विद लॉज। ना तो आपको रिस्पोंडेंट एडवोकेट सपोर्ट करता है, क्योंकि वो लॉ के अलावा सब कुछ बोल रहा होता है। लॉ की बात नहीं हो रही होती? नहीं, लॉ की बात नहीं हो रही होती कभी भी। अच्छा। हाँ, मतलब मैं सेक्शन 9 में गया तो जो लॉयर साहब थे उनका ये बहाना था भाई कि मतलब मैं क्यों बोलूं, इनको बोलने दीजिए, पिटीशन तो इन्होंने लगाई है। तो मैंने उनको पॉइंट आउट किया, सर आपको पिटीशन क्यों लगाई है, मैं बोलने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, लेकिन जो पिटीशन है सेक्शन 9 की वो ये कहती है कि मेरे को तो कोई एक्सप्लेनेशन ही देना नहीं है, आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों आप रेस्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन राजी नहीं, लेकिन लॉयर साहब उसको मानते नहीं, बोलते ये तो ऐसा होता नहीं, आपको किसने कह दिया ऐसा। सेक्शन 9 के एक्ट की कॉपी लेके जानी पड़ी मुझे, आपने कॉपी लेके भेजा मुझे एक डेट पे कि भाई आप कॉपी लेके जाके प्रिंट आउट दिखाइए, ये एक्सप्लेनेशन है। लॉयर साहब ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, आए अगली डेट लेके चले गए, बोले मैं आज सर बिजी हूं, मैं एडजर्न कर दीजिए, मैं पढ़ के आऊंगा अगली बार। 3-4 डेट तक ये चलता है फिर उनका कि मतलब सर मेरे को समझ में नहीं आ रही है जो ये कह रहे हैं, आप इनकी बात क्यों लाइटली नहीं ले रहे हैं, मतलब आप इनको ऊपर कॉस्ट लगाइए कि भाई ये जो बोलते हैं हर बार एक ही चीज आके बोलते हैं कि
मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप एक्सप्लेन करिए कि ये सब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मतलब वो लॉ के अलावा सब बात कर रहे होते हैं। अच्छा राहुल जी, ये तो वो चीज है जो एक सिंपल चैलेंज आपने बताया। मैं ओवरऑल पूरे केस के हिसाब से जो अब तक टिल डेट आपने फेस किए हैं, क्या मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे, कितने चैलेंजेस आए, कितनी परेशानियां झेली आपने, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने, या उसके अलावा भी शायद आपके किसी नोन टू ने? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तब भी आपकी कोई नहीं सुनता, और जिसके पास कोई एविडेंस के अलावा सब कुछ है, मियर स्टेटमेंट्स हैं, रोना धोना है, मतलब बेतुकी बातें हैं, बेतुके लॉजिक्स हैं, उसकी बात सुनने के लिए सब तैयार है। अच्छा, तो आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, अब किस फैक्टर को लीजिए? मेरे पास में सेक्शन 9 पे मैंने रेस्टिट्यूशन का केस लगाया, तो सबसे पहला पॉइंट ये आया कि आपने कितनी कोशिश की अपनी वाइफ को लाने की। तो सबसे पहला जवाब मैंने भी यही दिया कि सर सेक्शन 9 क्या कोशिश नहीं है वापस यहाँ लाने की? किसी ने इस जवाब को छोड़ के सारे जवाब एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने क्या कोशिश की वापस आने की? तो आपने जो है लीगल सेपरेशन अप्लाई कर रखा है सेक्शन 10 के अंतर्गत, लेकिन आप फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को आके कि मैं सही हूं। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं दुनिया भर के स्टेटमेट दे रहा हूं। मतलब झूठे आदमी के सब तरह की तवज्जो है। बिल्कुल। इंपॉर्टेंस उस आदमी की नहीं है जो एविडेंस के साथ खड़ा है, लॉजिक के साथ खड़ा है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सपोर्ट उसको नहीं है, या जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है कि भाई यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव्ड, वो कॉन्सेप्ट पे चल रहा है पूरा मैटर। और जो सबसे पहले गिल्टी होता है वो सबसे पहले आके होता है इनोसेंट। उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट। बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब जिसकी एक्चुअली गलती है वो तो जाके इनोसेंट अपने आप को बताता है, और जो इनोसेंट है वो यही प्रूव करने लग जाता है कि मैं इनोसेंट हूँ, और वो साबित नहीं कर पा रहा होता है, उसको गिल्टी मानते के चलते हैं। बिल्कुल, जबकि होना उल्टा चाहिए। बिल्कुल सर। मतलब अपराधी तो खुलेआम खुद को निरपराधी बना के घूम रहा है, और जो अपराधी है ही नहीं वो उसको अपराधी मानते हुए केस चलाया जा रहा है सर, जबकि उसके पास में एविडेंसेस है। जो अपराधी नहीं है उसके पास सारे एविडेंस, निर्दोष व्यक्ति है। हाँ, निर्दोष व्यक्ति, पीड़ित है, जो जिसके पास में सारे एविडेंस हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। ये ऐसे नहीं कंसिडर होता है, ये ऐसे कंसिडर नहीं होता है, इस पे आपने पेन चलाया नहीं है, इसमें लाइन नहीं लिखी है, इसमें ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। दूसरे में भी नहीं है, वो कंसिडरेबल है। दूसरे में कुछ है ही नहीं, वो कंसिडरेबल है। पूरी हवा में बात चल रही है, वो कंसिडरेबल है। लेकिन आपका कुछ भी कंसिडरेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके पास एविडेंस है और आप पीड़ित हैं। एक आपके केस से अलग कॉमन बात करते हैं, कोर्ट होल्डर आपके अलावा भी बहुत सारे होंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ही बहुत पर्सनल अटेंशन मिलता है या नहीं? सर मेरे को तो नहीं लगता है सब। मेरे को लगता है कि सबको लीगल एक कॉमन परसेप्शन से देखता है, और कॉमन रिजल्ट्स की ओर मूव करने के लिए कहता है कि फास्टर रिजल्ट्स लाइए, फास्टर एक्शंस लीजिए, और एक ही डायरेक्शन में काम कीजिए। अच्छा, कि केसेस खत्म कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। कहना बहुत आसान है कि फास्टर मूव कीजिए, फास्टर रिजल्ट्स आइए। क्या आपने ऐसा महसूस किया कि फास्ट रिजल्ट्स आए भी, और फास्ट रिजल्ट्स के लिए हम लोग जो हैं लीगल वाले, ये लोग बहुत भूखे हैं इस चीज के लिए? सर इसमें ना हमारे कानून में ही सारे प्रोविजंस हैं। आप किसी भी कानून में सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे प्रोविजंस कानून बनाने वाले ने डाल रखे हैं। लेकिन जैसे कि इंडियन कानूनों में तो सब अवेलेबिलिटी होने के बावजूद कोई हेल्प करने को तैयार नहीं, तो कानून फॉलो करने को तैयार। हम वो पूरा कलेक्शन आपको देते हैं। हाँ, आप वो कानून जब जुडिशरी के सामने लेके जाते हैं, जब आप एडवोकेट के सामने लेके जाते हैं, तो एडवोकेट के पास में कोई जवाब होता नहीं, और उसके बावजूद उसके पास में एक कहने के लिए होता है, सर प्लीज मेरे को एक एडजर्नमेंट दे दीजिए ताकि मैं इसको पढ़ के आ सकूं। ये फैक्टर मैंने पढ़ा नहीं पहले, पढ़ा मतलब आपको तो फास्टर रिजल्ट्स में विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कि आप नहीं चाहते तब भी हम आपको फोर्स करने लगे थे? हाँ बिल्कुल सर, आप तो पुश करके फास्टर रिजल्ट्स लाते हैं। मैंने जब एक्चुअली सब प्रॉब्लम्स के बाद में अभी सेक्शन 9 का केस रिमांड बैक हुआ, कोर्ट ने उसको सिर्फ 1 महीने में डिसाइड कर दिया। 33 डेज में आप एक सेक्शन 9 का नॉर्मल केस लड़ सकते हैं। ये जुडिशरी की ही हेल्प है सर, मतलब जुडिशरी कर सकती है। जुडिशरी बल्कि ये बहाना लेके चलती है हमारे पास बहुत सारा ओवरलोड है, जबकि असल में सिर्फ जाते ही जो एचएमए के केसेस हैं वो प्राइमा फेसी वैल्यू पे डिसाइड हो सकते हैं। नहीं, अगर अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स ना दिए जाएं और प्राइमा फेसी वैल्यू को कंसीडर प्राइमरी फेसी वैल्यू उसको कंसीडर किया जाए, तो जैसे अब इस केस में हमारे जो एडवोकेट साहब थे ऑपोजिट वाले रिस्पोंडेंट के साथ में, उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने 2-3 डेट्स पे आके कहा आज नहीं लड़ सकता हूँ, एडजॉर्नमेंट्स की कोशिश करे, तारीख पे तारीख कोशिश कर रहे आप लड़ते रहे कि बस बराबर केस। मुझे लड़ना नहीं पड़ा सर इस बार, क्योंकि हाई कोर्ट के से रिमांड होके आया था केस। तो ऑटोमेटिकली जज साहब ने एक ही बात कही कि नहीं, कानून का पालन करना है, मुझे कानून का पालन करना है। आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फॉलो द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आई हैव टू डू द थिंग्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एक बार उन्होंने कह दिया कि आपने स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ करना है, तो मैं कोई भी प्रेजेंटेशन दूंगा कि अगर एचएमए के अगर केस की बात की जाए तो 21B में एप्लीकेशन लगाई मैंने, सर इसको जल्दी निपटाइए, तो साहब सर को ऑप्शन नहीं है जो कोर्ट के पास में या लॉयर के पास में जबरदस्ती एडजॉर्नमेंट्स देने का। और सर फिर आपने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया कि सीपीसी में भी 3 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट्स नहीं दी जा सकती। फिर गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी, जो कि हमने पुट अप की कि सर आप एडजॉर्नमेंट दे ही नहीं सकते या ये मांग ही नहीं सकते अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स। तो ये सब कंसिडर किया गया सर। जैसे ही आपने ये फैक्टर हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ लाए, सारी चीजें कंसिडर की गई। उससे पहले सब ब्लंटली चल रहा था, कोई कंसिडरेशन था नहीं था, लेकिन उसके बाद में सब कंसिडरेशन एक्सेप्ट किए गए, एडमिट किए गए। आपको हमने बदनाम करवाया पुलिस में, जुडिशरी में और यहाँ हाई कोर्ट्स में। सर आपने वो फैक्टर सुना होगा सर, जो नाम वाला है वही बदनाम है। तो आपको बुरा लगता है कि नहीं सर, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे लोग पहचानते हैं सर, नाम से जानते हैं और बदनामी के नाम से नहीं जानते। ऐसा नहीं कहते कि मैंने बदनामी की कुछ, वो तो मैं अपना फ्रेज दे रहा हूँ जी। नहीं मतलब मैं भी मेरा पॉइंट फुट ऑफ कर रहा हूँ सर। मैं कितने लोगों से मिला, किसी ने भी आज तक मुझे ये नहीं कहा कि आपने जो कंप्लेन की है उसमें एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है, कुछ भी कहीं पे भी ऐसा कहा जो कि किसी भी पॉइंट पे किसी के लिए भी जो है डिफेमेटरी है। अटैक करने से आपके काम ज्यादा स्मूथ हुए, मतलब ज्यादा एग्रेशन जो कोर्ट में आपने शो किया, जो कि मतलब नॉलेज का जो एग्रेशन शो किया, वो आपको फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, ये ऑडियंस को समझाइए। सर एक्चुअली एग्रेशन 2 टाइप के होते हैं सर। एक तो आप अपना नुकसान करते हैं एग्रेशन से, दूसरा आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करके अपना पॉइंट पुट अप करते हैं, जो आप नॉलेज से करते हैं जी। तो एग्रेशन किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, अपने पॉइंट को पुट अप क्लियरली करना है। ज्यादा जोर से चिल्लाने से काम नहीं होता है, अपने पॉइंट पे स्टिक करने से काम होता है। हम आज अगर डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो हम उस टॉपिक पे स्टिक करें, लीगली स्टिक करें और लीगली एक्सप्लेन करें। मतलब अपनी लाइन लेंथ एक ही रखें और अलाइनमेंट अपना जो है फोकस का हटाएं नहीं। वो एग्रेशन है और उसका हमेशा ही बेनिफिट होता है सर। जब आप स्ट्रेट लाइन पर काम करते हैं, जब आप फोकस एक ही जगह रखते हैं, तो क्या इससे आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो बेचैन होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको समझ नहीं आ रहा होता सर कि अगर ये लॉ पॉइंट पे ही स्टिक करेगा तो एप्लीकेशंस डिसाइड हो जाएंगी। तो आपका फोकस डिविएट करने के लिए सब कुछ किया जाता है, ऐसा किया जाता है वहां पे, माहौल ऐसा कर दिया जाता है सर। ये तो लॉ पॉइंट अगर है तो मेरी किताब में नहीं छपा है, अगर मान लेते ये बोलने लग जाते। मतलब मेरी किताब अलग लॉ के कंटेक्स्ट में और इनकी किताब हाँ, मतलब एक्चुअली ये कौन सी कानून की किताब पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा बोला गया। एक लॉयर साहब तो बोल रहे थे गूगल के ऊपर से क्या आने से कुछ नहीं होता है।
अच्छा, मतलब मैं भी- सीआरपीसी सब जगह अलग छपी है। अलग छपी हुई है, ऐसा ये कहना चाहते उनका उन लोगों का कहना था सर। सीआरपीसी सीपीसी सब जगह अलग अलग छपी है। आप कौन सी किताब से पढ़ के आए हैं, गूगल से पढ़ के आए हैं, इस तरह से डिबेट किया जाता है आपको। जबकि आप, मेरे पास काफी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें नहीं बताया कभी। नहीं नहीं, ये हमें भी सर लाइन एंड लाइन बिगाड़ने के लिए, हमारा एग्रेशन लेवल इधर डिविएट करने के लिए ये सब किया जाता है सर। पुलिस ने कितना परेशान किया आपको, थोड़ा उसका एक समरी करके बताइए। सर पुलिस ने कानून फॉलो नहीं किया, सबसे पहली परेशानी। जो कि रक्षक होना चाहिए, जिसको कानून को फॉलो करना चाहिए, जिसको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, हर तरह की जो सुप्रीम कोर्ट देती है, जो हाई कोर्ट्स देती हैं, लेकिन ये पुलिस तो कम से कम फॉलो नहीं करती। आपके केस में प्रैक्टिकली क्या क्या हुआ? सर प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ललिता कुमारी में गाइडलाइंस हैं कि आप अगर कोई केस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपको 7 डेज तक के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जिसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो कंप्लीट करने के बाद ही आप कोई और स्टेप ले सकते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती पुलिस। आप पे अटैक करती थी पुलिस? हाँ, वो एग्जैक्टली समझाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली सर। आपको अनिश कुमार में गाइडलाइंस हैं कि बुलाने के लिए 41A का नोटिस देना पड़ता है, कभी नहीं देती पुलिस। डायरेक्ट आपके घर आ रही थी? हाँ सर, टेलीफोन पे बोल दिया, फोन करके, हेलो आपके खिलाफ एक कंप्लेन है, कल इतने बजे थाने पहुंच जाइएगा। जैसे आपके पापा से हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे तो 20-25 पुलिस वाले ऐसे आते थे जैसे हमारा घर है ना पब्लिक गार्डन है। बिल्कुल बिल्कुल आते ही रहते थे। बिल्कुल सर, बिना कोई नोटिस 41A के सर्व किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए हमारे घर पे पुलिस वाले आ जाते थे। क्या क्या किया? और बच्चियों को परेशान करते थे, मेरी मदर को परेशान करते थे, मेरी सिस्टर को परेशान करते थे, स्पेशली तब जब मैं अवेलेबल नहीं होता था। और जब आप वहां होते थे? जब मैं वहां होता था तो सर मुझे तो परेशान करते नहीं थे, क्योंकि मैं वहां पे बहुत रेयर, अब वो आते ऐसे समय पे थे 10 से 5 के बीच में। 10 से 5 के बीच में ऑफिस में रहूंगा, मैं अपना काम करूंगा, कि मैं पुलिस को देखते रहूंगा कि वो मेरे घर पे आ रही। उनका काम मेरे को परेशान करने के लिए ऐसे टाइम पे आना था जब मैं अवेलेबल नहीं। जब भी मैं अवेलेबल नहीं हूं उसका एडवांटेज लेना, मेरे ओल्ड पेरेंट्स को परेशान करना, मेरे मदर को परेशान करना, मेरे क्लूलेस चिल्ड्रन को परेशान करना, इस तरह से मोटिवेट करना कि ताकि वो उन सब पे मेंटल प्रेशर आए और उससे मेरा हरासमेंट हो और मैं वो करूं जो वो चाहते हैं। आखिर वो चाहते क्या थे? उन्होंने पुलिस वालों ने का तो 2-3 स्टेटमेंट्स थे जो कि रैंडम थे, कि ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दिया है कि आप पूरे तरह से यहां पे आइए और ये एडमिट कीजिए क्या कि आप अगली बार ये गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है, 7-8 लाइन का फॉर्मेट है, मैं अगली बार से ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। आप ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया जाता है वहां पे कि आपने ये पहले से ही कर रखा है और आके आप एडमिशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए। आप अपने सारे और इसके अलावा क्या डिमांड थी इनकी? उन्होंने इसके अलावा डिमांड की भाई कि आप हमें एविडेंस ऐसे मत दीजिए, एविडेंस कोर्ट को दिखाइएगा। और आपकी पत्नी की रिकवरी? उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जो है ये पूरे पेमेंट्स यहाँ पे जमा करा के जाइए। कौन से पेमेंट्स? जो कि मेरे पास ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भाई मैंने पैसे चुरा लिए, जो कि मेरे ही पैसे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आरोप लगाने से पहले उन्होंने ये तक वेरीफाई नहीं किया कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड बैंक से ट्रांजैक्शन है, मेरी वाइफ ने एक ट्रांजैक्शन मेरी बेटी के अकाउंट में किया है। किस लिए? सर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमारे बीच में कुछ एक म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि भाई मतलब हमने इस तरह से अपनी बेटियों के लिए जो भी उनकी लाइफ, उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनकी एजुकेशनल सिक्योरिटीज के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस प्लान किए थे।
जो कि स्टेप आउट करके मेरी वाइफ ने किए, मैं नहीं किए, मतलब अकेले उसने नहीं किए, मैंने भी किए, और आपके अकाउंट से भी किए गए और उनके मेरी वाइफ के अकाउंट से भी किए गए, इसका कंबाइंड ट्रांजैक्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बेटी को किए गए और उसमें मेरे को आरोपी बनाया गया कि क्योंकि मेरी बेटी का नेचर लीगल एंड नेचुरल गार्जियन मैं हूं, क्योंकि वो तो गिफ्ट कर रही है पैसा। बिल्कुल, तो ऑब्वियस है आप ही गार्जियन बन सकते हैं, देने वाला तो नहीं बन सकते। नहीं, मैंने मेरी बेटी को दिया तभी मैं लीगल एंड नेचुरल गार्जियन हूँ सर। बैंक की नजर में, गार्जियंस एंड वॉट एक्ट की नजर में फादर सबसे बड़ा और सबसे पहला नेचुरल गार्जियन है, जिसकी वजह से कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको अपनी गार्जियनशिप अपनी बच्ची के साथ अटैच करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक ने डिमांड किया था। बिल्कुल, बैंक डिमांड के वो तो उनको आरबीआई नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक के नॉर्म्स हैं कि जो भी माइनर चाइल्ड है उसके साथ में एक लीगल गार्डियन होगा। तो वो पैसा रिकवर कराने के लिए पुलिस आप पे दबाव बनाती थी हर वक्त। बहुत बार घेराबंदी हुई, बहुत बार आपके घर पर आकर उन लोगों ने पूरा जाम लगा दिया, बैठे रहते थे घंटों। तो ये सब क्या था? ये सब हरासमेंट का तरीका था, अवैध वसूली, एक्सटॉर्शन, मतलब आउट ऑफ कोर्ट जाके, यानी कि कोर्ट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट में अभी तक कोई डिसीजन डिसाइड नहीं है, कुछ नहीं, बस वो जज हो गए, वही मालिक हो गए। बिल्कुल, उन्होंने तो लॉ फॉलो करना है, वो तो उस पे आ गया कि हम ही माई बाप है। तो फिर आपने उनको कैसे फेस किया? लॉ की लीगल नॉलेज ने आपको किस तरह से उसके अंदर ना एम्पावर फील कराया? सर, सबसे पहले हमने ना 421 सीआरपीसी के कंप्लायंसेस की पुलिस से बात की। हमने कलेक्टर को लेटर लिखा, हमने एसपी को लेटर लिखा कि इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है, और एविडेंसेस के साथ लिखा। हमने एविडेंसेस भेजे, इन्होंने नहीं लिए, ना तो पुलिस ने एक्सेप्ट किए, ना ही कोई और ले रहा था। हमने बकायदा उसका जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, जबकि ये थाने पहुंचे। उसके बाद में पुलिस के स्टेटमेंट्स और आने लगे कि भाई ये हजार पन्ने क्यों भेज रहे हो, कौन पढ़ता है, इन सब का करूंगा क्या मैं, मुझे तो पैसे दो, खत्म करो मामले को। मतलब तब भी ढिठाई, तब भी वो स्थिति की आपको परेशान तो करना ही है। हमने तो एक ही चीज हर बार बोली कि आप इन्वेस्टिगेट कर लो ना, उससे बेटर है, अगर बनता है तो ले लो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन पे आपका भी ध्यान नहीं होता और आप उसको प्रोसीजर मान लेते हैं। प्राइमा फेसी वैल्यू पर बहुत सारे आपके पास पहले से ही अपने एविडेंसेस होते हैं। प्राइमा फेसी वैल्यू मैं समझा देता हूँ। प्राइमा फेसी वैल्यू क्या होता है कि पहली बार में देखने पे ये लगता है कि क्राइम हुआ है, और जनरली जिस आदमी को जो पीड़ित होता है उसके पास ऐसी वैल्यूज होती हैं, क्योंकि सामने वाला ऐसी बेवकूफियां करके बैठा होता है जो झूठा केस लगा रहा है। तो उस वजह से आपके पास ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, पर इस डायमेंशन में आपको काम करने के लिए कोई कहता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन की आप डिमांड कर सकते हैं, और इसके लिए आप कहीं तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और क्यों जाना चाहिए? क्यों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बगैर उसकी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके अलावा सब कुछ इलीगल होगा। अगर वो इलीगल जो फॉर्मेट है उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के अलावा बाकी सब करेंगे, और जो सबसे पहला बेस है किसी भी केस को स्टार्ट करने का, किसी के खिलाफ एक्शन लेने का, वो है इन्वेस्टिगेशन, जांच। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हर कोर्ट, जो भी अपीलेट कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको पहला दिन में ही सपोर्ट दे देगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेनिफिट है। और प्राइमा फेसी वैल्यू हमेशा हर उस आदमी को मिल जाती है जिसपे झूठा केस लगता है, इसको जज करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस वीडियो में तो ये चीज समझाना मुश्किल है, पर इतनी सी बात समझ लीजिए कि हमने इनको ये एडवांटेज कई बार सिखाया और दिखाया, और उसका ही बेनिफिट है कि इनको हमेशा पुलिस के सामने मजबूती से, यही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके बुजुर्ग माँ बाप और ये खुद हमेशा मजबूती से खड़े रहे कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं झूठे केस में, इन्वॉल्व क्यों हो। यहाँ तक कि इन पर कई तरह के अटैक पुलिस वालों ने किए, कई बार इनको पूरी फैमिली समेत घेरा, कई बार इनके घर में एक साथ 20-25 पुलिस वाले झूठा बस बहाना बना के घुस गए, और ये सब प्रायोजित भी था सामने वाली पार्टी की तरफ से। बावजूद उसके ना तो ये फैमिली डर रही थी ना दब रही थी, क्योंकि इनको एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि हमें किसी भी हालत में ये लोग लीगली कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इलीगली बस तभी बिगाड़ सकते हैं, यानी कि अवैध रूप से तभी बिगाड़ सकते हैं जब हम इनके कहे अनुसार चलें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनके पास में, मेरे पास में एक नोटिस भेजा इन्होंने, जिसमें लिखा था आप अपने घर से फरार हैं और इसीलिए
हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अब हम आपको नोटिस कैसे दें। मैंने पूछा सर मैं अब आपके सामने नहीं खड़ा, आप ये मेरे से साइन कराना चाहते हैं? मैंने पढ़ा ये नोटिस और आपको लगता है पढ़ने के बाद में कि मैं फरार हूं और आप साइन कराएंगे? सामने खड़े रह के कर रहे हैं। सामने खड़े रहकर एक लेटर लाए मेरे पास संडे को, जिस दिन मैं अवेलेबल था घर पे, मेरे सामने लेटर लाते हैं और कहते हैं कि आप फरार हैं, फरार थे। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जबकि उस टाइम आप अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराने गए नहीं। थे और आपने सूचित भी किया था। सर वो तो एक सेकेंडरी मैटर है, तो मैं उस टाइम तो मैं सामने खड़ा था और वो लेटर पे साइन करा रहे हैं कि आप सकूनत से फरार हैं। मैंने बोला सर कम से कम हिंदी तो लिख लीजिए, कैसे फरार हूं मैं, आपके सामने नहीं खड़ा। और अगर आप ये लिख देंगे, मेरे से साइन करा लेंगे, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कोर्ट में कि अगर ये फरार है तो साइन कैसे करा लिया आपने? ये सुन के एसएचओ साहब अपनी गाड़ी उठाए और चले गए और उसके बाद मेरे को कभी शक्ल नहीं दिखाई। तो मतलब आप इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि लीगल चीजें आप कितनी strong हैं? नोटिस को जैसे ही मैंने पढ़ा, आपने हर बार बोला है कि एक बार पढ़ तो लिया कीजिए, जो आप वर्डिंग्स यूज की, आपने समझाया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने सिर्फ आपसे पूछा, उनसे सिर्फ एक ही कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल पूछा, ये क्या, इस पे अगर मैं साइन कर देता हूं, आप कोर्ट में जस्टिफाई कैसे कर देंगे, मुझे ये बता दीजिए। फरार आदमी साइन कर रहा है। फरार आदमी साइन कर रहा है। ये सुनने के बाद वो चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाई। केसेस जो हैं आपकी बीवी ने आप पर कौन से लगाए? सर मेरे ऊपर जो केसेस लगे हैं वो 3-4 धाराओं में लगे हैं। एक है आईपीसी 498A, एक आईपीसी 420, एक डीपी 3 जो कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 3, और एक आईपीसी 120B। ये 4 धाराओं में मेरे ऊपर केस लगा है। 2 अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे थे। 2 अलग अलग थानों में। इसमें भी जो है हमने कई बार पॉइंट आउट किया है कि आपने एक सीपीसी का रूल फॉलो नहीं किया है, जिसमें पूरी कंप्लेन एक बार में देनी होती है। आप अपनी कंप्लेन को स्प्लिट करके जगह जगह पे अलग अलग कंप्लेन नहीं दे सकते। एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे आप अलग अलग कंप्लेन नहीं दे सकते हैं, लेकिन चल रहा है ये सब काम। इतनी बड़ी धांधली को हम जब पॉइंट आउट करते हैं पुलिस को, मैं क्या करूं बोल देते हैं। हमने इस पॉइंट पे जब लड़ा, जाके बोला भाई आपको एक कॉज ऑफ एक्शन पे 2 कंप्लेंट्स नहीं ले सकते हैं, तब सुनिए। ठीक है, आपके जो ये पुलिस के एक्सपीरियंसेस रहे, कोर्ट में आपके ऊपर जब ये केसेस लगे तो आपकी डीलिंग एक एक करके हम एक एक केस को समझेंगे। 490 डे में शुरुआत में आपके ऊपर जब 490 डे लगा तब आप लीगल से जुड़ चुके थे? जी जुड़ चुके थे। तब आपने 490 डे की शुरुआत में लोअर कोर्ट में पहल कैसे की और वहां से क्या आपको बेनिफिट्स मिले? सर लोअर कोर्ट में मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही मेरे पास 498A लगा, मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन एसपी को लिखी और सबसे पहले एप्लीकेशन एसएचओ को और आईओ को लिखी, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए। अब आपने लिख ली है एफआईआर, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए प्रॉपर और अपने एविडेंसेस भेज दिए। लेकिन एविडेंसेस को सुनने के बाद या समझने के बाद या प्राप्त करने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करने के अलावा उनका एक ही मानना था कि आप हमारे पास आइए और हमारी बात सुनिए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। ठीक है, हमने बार बार एक ही चीज पे फोकस किया, सर आप इन्वेस्टिगेट करिए, आपके एविडेंसेस आपके पास दिए हैं हमने, आप इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कीजिए और 60 डेज के अंदर आप चार्जशीट फाइल करिए। ये हुआ। इसके अलावा आपने और क्या एक्शंस किए? जी, जैसे ही उन्होंने 60 डेज गुजरे हमारे कि 60 डेज हो गए और उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की किसी भी तरह से, हम अपना केस लेके पहुंच गए हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, कि आप जो है इनऑर्डिनेट डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट को कंसिडर करिए सर, और हमारे बाकी पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए कि हमने एविडेंसेस दिए हैं, हमने अपने सारे पॉइंट्स पुट अप किए और क्वैशिंग के लिए रिक्वेस्ट किया एफआईआर की। 120B और 420B आपकी फैमिली और आप पर लगे थे, ठीक है? तो उस सूरत में उनका पहले तो ये समझा दीजिए कि उनके आरोप क्या थे और फिर उसको बाद में हम समझेंगे कैसे फेस किया। फिलहाल ये जानना है कि उनके आरोप क्या थे और किस तरह से थे। सर मेरे ऊपर जो 120B का आरोप था वो था कि 2 लोगों ने मिलके, मैंने और मेरे फादर ने मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, जबकि
अपने ही फैमिली मेंबर जो कि मेरी वाइफ थी उसके साथ में। 420 में वाइफ को कंसिडर क्यों नहीं करते? सर 120B में या किसी भी चीज में अगर फैमिली मैटर हो तो फैमिली मैटर के अंदर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाती है सर, ये लॉ है। तो 120B सेक्शन इस तरह से गलत है। और 420 जो फैक्टर है वो किसी भी चीज पे तब लगता है जब वो पैसा या जो प्रॉपर्टी है जब आपकी नहीं है और आपने धोखे से ली है और उसका मिसयूज किया है। मिसयूज तो सर आप बाद में करेंगे, पहले धोखा तो दिखाएंगे कि आपने धोखा दिया है। और हस्बैंड वाइफ के साथ में या वाइफ हस्बैंड के साथ में कभी भी कोई भी केस में अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो म्यूचुअली एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिजेस में, जिससे आप साबित कर सके कि 420 हुआ है। मैरिजेस में स्पेशली हिंदू मैरिजेस में हम स्कारमेंट इन नेचर या आप संस्कार मानते हैं, जिसकी वजह से 420 तो लग ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूशन है कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस। बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट जब ये हमने पुलिस को बताया या दोनों पॉइंट्स हमने जब पुलिस को पुट अप किए, इस कारण से आज तक हमारी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। उनको भी पता है कि लीगली लॉ पॉइंट है और बिल्कुल क्लियर है, फैक्टर है कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता है किसी भी तरह से, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इस पूरे फैक्टर को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए। आर्टिकल 32 में हमने एक केस फाइल किया कि सर ये हो रहा है जो कि एक्चुअल में पूरी तरह से वायलेशन ऑफ लॉ है। हमने ये पूरी चीज एक्सप्लेन की सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि अगर हम इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे सारे केसेस तो प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए सब कुछ कर पाना। पूरी कंट्री वाले सब हमारे पास ही आ जाएंगे, आर्टिकल 32 का मिसयूज होने लगेगा। इसीलिए आप जाइए और ये फैक्टर को आप हाई कोर्ट को एक्सप्लेन करिए कि लॉ पॉइंट इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे और पूरे केस का क्वैश कर देंगे। पर फिर सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ सज्जन थे वहां पे मुझे मिले, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 32(4) को अगर आप कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि इस तरह की आर्टिकल्स पहले भी कंसिडर हुए। अब ललिता कुमारी जी को देख लीजिए, जिन्होंने ललिता कुमारी वाला जजमेंट है वो सीधा आर्टिकल 32 में फाइल हुआ था सर। उसी टाइम पे लीगल ने मुझे ये बात बताई, मुझे पता नहीं था। और वो आर्टिकल 32 से गाइडलाइंस लेके आए थे स्पेशली कि ललिता कुमारी की गाइडलाइंस आर्टिकल 32 की वजह से आई हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे। तब भी आपने विश्वास नहीं किया, बोले सर जज ने कहा है। बिल्कुल, उस टाइम पे मैंने कहा था सर जस्टिस हैं, गलत थोड़ी कह सकते हैं। उन्होंने अगर एक्सप्लेन किया है कि भाई आर्टिकल 32 में इस तरह के केसेस नहीं लिए जाते हैं जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है। मैंने आपको कहा कि देखिए जजेस भी कभी कभी अपना रास्ता निकालते हैं, तो इसलिए फिर मैंने आपको कहा कि एक बार जाके वहाँ पे कोर्ट स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार वहाँ जाके किसी को ये पूछिए कि कौन मुझे लीगल में जानकारी दे सकता है। आप गए फिर? बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सर कि या किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो उन्होंने आपको और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हाँ इस तरह के जो जजमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, 32(4) आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और आप मतलब इसको मतलब नेगेटिवली कंसिडर नहीं करें। ये पॉसिबल है और बिल्कुल किसी भी तरह से गलत नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने आपको पॉजिटिव जवाब दिया। पॉजिटिव, बिल्कुल एकदम। देखिए दोस्तों, यही बात समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि इनके एग्जाम्पल, इनके एक्सपीरियंस से आप एक बात समझ लीजिए कि आपको किसी पर भी कानून के अलावा ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि कानून जो है ना वो बहुत अच्छा है, प्रोटेक्ट करता है। हालांकि मेरी इस बात से काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे बीच में बैठे हुए लोग भी कह देते हैं कि कानून इतना खूबसूरत नहीं है। पर कानून पे फोकस कीजिए। कानून पे जैसे ही फोकस करेंगे तो किसी की कही सुनी बात जो है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही रेपुटेशन रखता हो, कानून से बड़ी रेपुटेशन किसी की नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने चेक किया वैसे आपको भी चेक करना चाहिए। उसने कह दिया, इसने कह दिया, वो मुझे कह रहा है, ये मुझे कह रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कानून क्या कह रहा है। अगर कानून कह रहा है नहीं तो नहीं करना, कानून कह रहा है हाँ करो तो करना है, इतना सिंपल है। बाकी कौन क्या कह रहा है उसको कहने दो।
मैं सही कह रहा हूँ राहुल जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीजें आपको क्या केस के हर डायमेंशन पर मिली, हर स्टेज पे देखने को मिली कि कानून के हिसाब से बहुत जबरदस्त प्रेशर मिलता है, बहुत जबरदस्त आपको एम्पावरमेंट फील होता है, आपको बेनिफिट्स होते हैं। सर कानून हमें उसके बाद मुझे समझ में आया कि कितना एम्पावर करता है। हर चीज में, हर फैक्टर में, हर लाइन में किस तरह से उसने मुझे एम्पावर कर रखा है। इस एक एप्लीकेशन के बाद में 420 के केस में पुलिस ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। सिर्फ मैंने एक पेपर बोला कि भाई ये पिटीशन थी जो मैं लेके गया था, और जज साहब ने यही कहा है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, आपको 32 आर्टिकल में नहीं सुना जा सकता है, लेकिन 482 में आपको सुनेंगे, या आप रिट पिटीशन लगाइए आपको सुनेंगे। आप री इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है। जुडिशरी ने, आप कह रहे थे अभी शुरुआत में, बहुत परेशान किया है लोअर कोर्ट्स में आपको, आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपने कहा कि बार बार मैं कंसिडरेबल आर्ग्यूमेंट करता था, एविडेंसेस देता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर करती थी कि एक झुके सामने वाली पार्टी ने झूठा लगाया, बावजूद उसके यहाँ पर आपको कंसिडर नहीं किया जा रहा था, राइट? तो आपने उनकी नाक में दम किया या वही आपकी नाक में दम करते रहे? सर मैंने उनको लॉ पॉइंट्स बताने के लिए जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स देते थे उनकी कॉपीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेजी, कंप्लेंट्स भी की कुछ? भेजी कि सर क्या ये ऑर्डर सही है पूछते हुए। तो कई केसेस में मुझे यही रिस्पॉन्स आया कि इस तरह के ऑर्डर्स नॉर्मली नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं, और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो कोर्ट कंसिडर नहीं करता। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बोलता हुआ कानून का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर हम इसे और सिंपल कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि इस नॉन स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ कानून की कोई परिभाषा परिभाषित किए बगैर ही सिर्फ एक कहते हैं ना कि मेरी राय है, अपनी ओपिनियन वहाँ पर थोप दी गई, तो वो जजमेंट या ऑर्डर कंसिडरेबल नहीं होता है। और यहाँ पर इन्होंने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जिसकी वजह से कई बार कंप्लेन भर करने से ही लोअर कोर्ट को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया गया कि इनकी बात सुनी जाए, ये लॉ पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इनको कभी भी हल्के में नहीं लिया जाए, और इनकी बातों को फिर वापस लोअर कोर्ट्स ने कंसिडर किया, और इसकी वजह से इनको हमेशा अपने केसेस में कुछ एक्स्ट्रा एजेस मिले, और कुछ क्या हमेशा बेहतरीन एज ही मिले, क्योंकि ये सब करना पड़ता है दोस्त। इनके पास एक लैपटॉप है जो हमेशा इसी बात में बिजी रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ टाइप करके कहाँ डालनी है, ये बहुत अच्छा टाइप कर लेते हैं, मेरा भी कई बार काम बहुत आसान हो जाता है, तो ये बेनिफिट मुझे इनसे मिल जाता है कभी कभी। पर हाँ, ये है कि मैंने बोल दिया तो इनके लिए पत्थर की लकीरें जाके उस काम को करते हैं और कर देते हैं, और अंजाम तक कैसे भी, अगर उसमें थोड़ा 19-20 रह गए वो अलग बात है, पर अंजाम तक पहुँचाते हैं। जी। ड्राफ्टिंग में आपको लीगल से क्या मदद मिली, मतलब ड्राफ्टिंग के एस्पेक्ट पे आपको क्या बेनिफिट्स रहे? सर ड्राफ्टिंग का तो डी भी मुझे नहीं आता था सर। मतलब ड्राफ्टिंग क्या होती है जो मैं समझता था आज तक, वो एक कैजुअल लेटर ड्राफ्ट करना है, एक कैजुअल कंपनी को कम्युनिकेशन करना है, उससे ज़्यादा किसी भी तरह से नहीं मालूम था सर। तो सबसे पहले उसको लीगली, ड्राफ्टिंग को लीगल नहीं मुझे समझाया, और किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाती है वो एक एक एस्पेक्ट को क्लियर समझाते हुए मेरी पूरी ड्राफ्ट भी लीगल नहीं बनाई है सर। ड्राफ्ट में क्या ऐसा आपको चीज महसूस हो रही है कि हाँ कुछ फर्क है ऑर्डिनरी? सर अगर मैं नॉर्मली जो बाकी ड्राफ्ट्स या जो बाकी एप्लीकेशंस दूसरों की तरफ से या पिटीशंस डाली जाती हैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ सर, उसको देखने के बाद और अपने ड्राफ्ट को देखने के बाद में मुझे फैक्टर समझ में आता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ड्राफ्ट के जरिए हमें अपना लॉ पॉइंट बाहर लाना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और किस पॉइंट पे कोर्ट को अटेंशन ड्रॉ करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है पूरे मैटर में, और फैक्ट्स किस तरह से अरेंज करना। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस महसूस हुआ, वो डिफरेंस समझो। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। लेकिन जब मैं दूसरों की ड्राफ्ट पढ़ता हूँ तो उनमें इन सब पॉइंट्स के अलावा सब कुछ होता है।
वो क्या होता है? ना आपका नाम, पता, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होना चाहिए वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एक अगर अपन 498A की ड्राफ्ट की बात करें तो मैंने एक ड्राफ्ट देखा 498A का, जिसमें भी कहीं पे भी कंटिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन की बात नहीं की गई। ये बात नहीं की गई कि मेडिकल एविडेंस नहीं है इसमें, मियर स्टेटमेंट्स हैं, जबकि ऑपोजिट पार्टी पूरे एविडेंस लेके खड़ी है। इसको कहीं पे भी फोकस नहीं किया गया। मेरा ड्राफ्ट मेरे एक कलीग ने बनाया था। कौन सा? 498A का। उसमें 1-1.5 पेज में वो क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपेक्ट डाला जाए, एस्पेक्ट डाला जाए कि इसमें 498A नहीं लगता है, इसलिए क्वैश कर दिया जाए। और कितनी देर क्यों नहीं लगता है ये कहीं से एक्सप्लेन नहीं किया। कितनी देर में बना वो ड्राफ्ट? मेरे अंदाजे से सर उनके पास कोई ड्राफ्ट रेडी होगा, 15 मिनट में दे दिया। अच्छा, हमने तो फिर मतलब आपको परेशान किया यानी ड्राफ्ट बनाने के अंदर? हाँ सर, आपने परेशान बहुत किया सर। 4.5 महीने एक ड्राफ्ट को खींच के पूरा दिमाग घुमा दिया सर कि आप ये भी पॉइंट डालिए, ये भी पॉइंट डालिए, ये भी पॉइंट डालिए। तो 4.5 महीने मतलब आपको ज्यादा लगा? सर लेकिन जब 4.5 महीने खत्म हुए और मैं ड्राफ्ट लेके हाई कोर्ट पहुंचा, सब ने एक ही फैक्टर पुट अप किया, कैसे बनाया ये ड्राफ्ट? क्या आप ही ने बनाया ये ड्राफ्ट? क्या ये ड्राफ्ट वाकई इतना पेनफुल है जो ये सब हुआ है? और एविडेंसेस इतने क्लियर हैं, इतने क्लियरली पॉइंटेड आउट हैं। ये सब देखने के बाद वहां से जो फीडबैक आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग के वक्त आपको जो मैं इतना ज्यादा बार बार कह देता हूँ कि मैं और इसमें डालूंगा और इसमें चेंजेस करूंगा, अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, उससे आप उकताते नहीं है? सर इनिशियली तो मैं सोचता था और आपको बोलता भी था सर, हो तो गया था सर, और कितना अभी ये सर 400-500 पन्ने हो गए और हम कितना डालेंगे, क्या ये डालना जरूरी है? ये आप पॉइंट आउट करते थे सर, मतलब मैं पॉइंट आउट करता था, आप बोलते थे आपने ड्राफ्ट बनाना है कि ड्राफ्ट आपका नहीं है, मेरा ड्राफ्ट है। मैं जो ड्राफ्ट पुट अप करूंगा वो मेरा पॉइंट है, मेरा केस है, आपका केस नहीं है। आप बिल्कुल शांत रहिए, चुप रहिए, और मैं इस मामले में आपकी एडवाइस नहीं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। रिजल्ट के लिए मैंने आपको कोई भविष्यवाणी दी थी? आपने मुझे रिजल्ट के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं दी थी। आपने कहा था गारंटी कि होगा ही होगा। अगर ये ड्राफ्ट एज इट इज पढ़ा जाएगा, एज इट इज समझा जाएगा, तो रिजल्ट और आउटकम वही होगा जो आपकी प्रेयर है। ये जो मैं आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने आपके साथ ही की या फिर मैं और ड्राफ्ट्स में भी ऐसा करता हूं? नहीं, इस मामले में तो सर जो है मैंने 2-3 ड्राफ्ट्स आपके और भी देखे जो कि मेरे क्वेश्चन के बाद बने, पहले वाले देखे जो कि इससे पहले वाले आपने बनवाए। कई केसेस में तो सर रिजल्ट्स हर एक के अलग अलग आते हैं, क्योंकि एक्चुअली मतलब जो प्रेजेंटर होता है उसके ऊपर रिजल्ट ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन आपकी ड्राफ्ट में कमी नहीं है सर, बेसिकली ड्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ड्राफ्ट्समैन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंटर है कभी कभी वो कर जाते हैं। कभी कभी मैं इनको इतना परेशान कर देता हूँ क्योंकि मैं इनसे हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि ये लोग हैं तो आम आदमी, पर मैं हमेशा इनमें एक प्रभाव पैदा करने की कोशिश करता हूँ कि किसी से 19 से नहीं रहे कोर्ट के अंदर, और ये प्रेशर इन पे हमेशा रहता है मेरी एक्सपेक्टेशंस का। मुझे लगता है कि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, तो ये सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ कि भाई वो एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान करती हैं क्या? सर एक्चुअली ना, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस परेशान नहीं करती हैं सर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस का जो आउटकम जो होता है ना, वो परेशान कर रहा होता है कि वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने की जो जिद होती है वो परेशान कर रही है। पलट के राहुल सर वेट कर रहे हैं कोर्ट के बाहर आके वेट कर रहे हैं। बिल्कुल वो बात करेंगे अभी, वो पूछेंगे कि क्या हुआ, तुमने किस तरह से किया और क्या पॉइंट नहीं बोला, सबसे पहले वो यही पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कभी तारीफ नहीं होगी कभी तारीफ नहीं सुनने को मिलेगी। तारीफ वाली तो कोई फैक्टर सर ऐसा नहीं है कि कोई तारीफ करेगा तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला है। सोल्यूशन तो आपका है, बेसिकली केस आपका है, सोल्यूशन आपका है, वो तो आपके पीछे
इतनी दूर से सिर्फ आपको गाइड ही कर रहे हैं, तो रिजल्ट से उनको शायद उतनी खुशी ना हो, ऐसा नहीं मान सकता मैं, लेकिन आपको भी उतनी ही खुशी होने वाली है जो रिजल्ट आने वाला है। और अगर वो आउटकम नहीं आएगा तो परेशानी तो होगी ही सर, ये तो एक ऑब्वियस फैक्टर है जो कि तो मतलब यानी कि मेरा जो बाहर आके फिर भी मैं कोई ना कोई कमी निकाल देता हूँ कि नहीं तुम यहाँ वो से करते तो और कई बार सर प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब आपको ये करना है, जो नेक्स्ट स्टेप आप बताते हैं उसकी वजह से परेशानी होती है कभी कभी कि भाई नेक्स्ट डे दोबारा हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है या लेकिन वो ट्रबल कोई भी पार्ट जो होता है बहुत सिंपल नहीं होता सर, वो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, हमने तो आपने सुना ही होगा सर, तो वो कहावत यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। पर मैंने वैसे आज ही फिर भी रिएक्ट कर रहे हैं